बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ोरेंसिक मेडिसिन में फ़ोरेंसिक लॉ के चैप्टर्स से जितने भी एमसीक्यूज़ आए वो मैं डिस्कस करा रही हूँ। अब इसमें फ़ोरेंसिक लॉ रिलेटेड टू मेडिकल मैन और फ़ोरेंसिक साइकेट्री वो सारे इसी में कवर किए हुए क्वेश्चंस। सबसे पहले इन लिस्ट हर्ट अकॉर्डिंग टू किसास एंड दियत लॉज एंड एक्सप्लेन दैम। किसास एंड दियत लॉ के अकॉर्डिंग आपने बताना है कि हर्ट की कितनी टाइप्स हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले इसके अंदर 4 मेन टाइप्स आ रही हैं, इतलाफ़ सलाहियत उस, शजा और जुर। इतलाफ़ उस एक जैसे नाम से ज़ाहिर है कि उस कहते हैं हम किसी भी बॉडी पार्ट, कोई भी बॉडी का कोई भी ऑर्गन, बॉडी का कोई भी हिस्सा, कोई लिम्ब हो सकता है, तो उसको उन्होंने कहा इतलाफ़ उस का मतलब है कि लॉस ऑफ या फिर डिसमेंबरमेंट ऑफ एनी लिम्ब और एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। कि बॉडी का कोई भी सपोज एक बाजू किसी का किसी इंजरी की वजह से, किसी हर्ट की वजह से वो बाजू उसका टूट जाता है, बाजू उतर जाता है, बॉडी से अलग हो जाता है, या फिर किसी की एक आँख ज़ाया हो जाती है, या फिर आप कोई भी इस तरह कोई भी आप बॉडी का ऑर्गन, किसी ने किसी की किडनी इलीगली रिमूव कर ली है, वो इतलाफ़ उसकी दायरे में आ जाएंगे सारे। फिर इतलाफ़ सलाहियत है, इतलाफ़ उसमें था कि ऑर्गन ही रिमूव हो गया या लिम्ब है तो वो डिसमेंबरमेंट हो गई, उसकी एम्पुटेशन हो गई है। इतलाफ़ सलाहियत उसमें है कि जो भी कोई ऑर्गन है या कोई भी लिम्ब है वो मौजूद है, लेकिन उसकी फंक्शनिंग है वो लॉस हो गई है। जैसे आँख है एक इंसान की, एक तो ना कंप्लीट उसकी आँख निकल गई, एक है आँख है उसकी लेकिन वो देख नहीं सकता, उसकी बिनाई चली गई है, तो ये तो इतलाफ़ सलाहियत है उसके हाथ हैं लेकिन वो काम नहीं कर सकते, वो उनका लॉस ऑफ फंक्शन हो गया। इसकी इतलाफ़ उसकी डेफिनेशन है काजिंग ऑफ डिसमेंबरमेंट या एम्पुटेशन ऑफ एनी लिम्ब और एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इतलाफ़ सलाहियत है उसमें है परमानेंटली इम्पेयरिंग द फंक्शन और कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गन, के किसी भी बॉडी ऑर्गन है उसका जो फंक्शन है वो परमानेंटली लॉस हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है शजा और जुर। शजा का मतलब है कि कोई भी ऐसा पेन या कोई भी हर्ट जो कि इतलाफ़ उस और इतलाफ़ सलाहियत उसके ज़मरे में ना आए सेम, और ये हो हेड और फेस पे। जुर का मतलब है कि ये कोई भी ऐसी परमानेंट इंजरी जो कि इतलाफ़ उस या इतलाफ़ सलाहियत उसके दायरे में ना आए और वो शजा भी ना हो, मतलब वो हेड और फेस पे ना हो, बॉडी के किसी और पार्ट पे हो। शजा की क्या होगी डेफिनेशन? हर्ट ऑन हेड फेस विच डज़ नॉट अमाउंट टू द अबव टू। अब जुर की है हर्ट ऑन पार्ट ऑफ द बॉडी other than head and face bearing the mark of a wound which may be temporary or permanent which does not amount to इतलाफ़ सलाहियत। अगर आप प्रॉपर ना शजा की डेफिनेशन लिखें वो भी ऐसे बनेगी, हर्ट ऑन हेड और फेस, आगे bearing the mark of a wound which may be temporary or permanent। इसके आगे इंग्लिश में डेफिनेशन जैसे आपने लिखनी है वो सारी लिखी, ठीक है। इट इंक्लूड्स जुर जायफ़ा एंड जुर गैर जायफ़ा, आगे उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है वो नीचे मैं आपको सारी कराऊंगी, टाइप्स ऑफ शजा क्या है, जुर क्या है, वो सारी करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग इतलाफ़ उस था कि एक पूरी जो बॉडी का कोई ऑर्गन है या कोई लिम्ब है उसकी डिसमेंबरमेंट हो गई, इतलाफ़ सलाहियत है उसके वो बॉडी ऑर्गन या वो बॉडी पार्ट मौजूद है, उसकी कैपेसिटी या उसका फंक्शन लॉस हो गया। शजा ये कि कोई इतलाफ़ सलाहियत उस नहीं हुआ, लेकिन कोई ऐसी इंजरी हुई है, कोई हर्ट हुआ है कि जिसका ना आप मार्क जो छोड़ के जाती है, ठीक है, परमानेंट या टेम्परेरी मार्क है उसका, और वो हेड या फिर फेस पे हो। और ज़रा क्या है कि जुर कहते हैं कि वो हेड या फेस के ऊपर ना हो, बॉडी के किसी और पार्ट पे हो, लेकिन वो टेम्परेरी या परमानेंट मार्क छोड़े, और वो इतलाफ़ सलाहियत उसमें भी कंसीडर ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव क्लासिफिकेशन ऑफ कत्ल मर्डर अकॉर्डिंग टू किसास एंड दियत। किसास एंड दियत एक्ट के अकॉर्डिंग मर्डर की या कत्ल की क्या क्या क्लासिफिकेशन है? तो इसमें 4 टाइप्स आती हैं, कत्ल अम्द, कत्ल ख़ता, कत्ल अम्द, कत्ल शबीह अम्द, कत्ल ख़ता, कत्ल बिस्सबब। कत्ल अम्द का अगर हम किसास एंड दियत के अकॉर्डिंग देखें ना तो सेक्शन 300 में कत्ल अम्द की डेफिनेशन दी हुई है, और सेक्शन 302 पाकिस्तान पीनल कोड में इसकी पनिशमेंट दी हुई है। अब इनको ना लाइन वाइज याद कर लें, कत्ल अम्द, शबीह अम्द, ख़ता, बिस्सबब। इसकी है 300 में, ये है 315, 318, 321। तो आप 3-4 दफ़ा इसको बोलेंगे ना, 300, 315, 318, 321, तो एक राइमिंग ना आपके ये वो ज़ुबान पे चढ़ जाएगा, आपको याद हो जाएगा। कैसे है? 300, 15, 18, 21, 300, 15, 18, 21। अब जो बाकी है ना नीचे वाले तीनों, उनमें आप 1 प्लस करते जाएँ तो उसमें इनकी पनिशमेंट दी हुई है, डेफिनेशन दी हुई 315 पीपीसी के अंदर पाकिस्तान पीनल कोड, और इसकी पनिशमेंट है 316, 318 है तो यहाँ पे 319, 321 है तो 322। लेकिन जो कत्ले अम्द है ना उसमें 300 में डेफिनेशन है और 302 में इसकी पनिशमेंट है। तो ये वाले आपने लाइन वाइज याद कर लिया, 318, 315 सॉरी 300, 315, 318, 321, और इनकी कैसे कैसे पनिशमेंट होगी 302, 316, 319 और 322।
कत्ले अम्द क्या होता है? कत्ले अम्द होता है कि जानबूझ के किसी इंसान को मारने की इंटेंशन से ही मारना, यानी किलिंग ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमन बींग और एन अदर विद इंटेंशन एंड नॉलेज ऑफ कॉजिंग डेथ, कि आपको पता है कि आप उसका कत्ल, आपका जो अमल है आप कत्ल कर रहे हो और वो मर जाएगा उससे, ठीक है। तो जानबूझ के कत्ल करना कत्ले अम्द होता है। कत्ले शबीह अम्द है कि इंटेंशन ये हो कि सामने वाले इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान पहुँचाया जाए और उसको उस चक्कर में उसकी डेथ बाय चांस हो जाए। इसमें क्या होगा? किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग विदाउट विद इंटेंशन टू हार्म ओनली बट डेथ अकर्स बाय चांस, या फिर डेथ की जगह बट डेथ अकर्स विच इज़ अनलाइकली, कि इंटेंशन नहीं थी कि उसको मारना, इंटेंशन सिर्फ यही थी कि उसको नुकसान पहुंचाना है, लेकिन उस चक्कर में उसकी डेथ हो गई। फिर आता है कत्ले ख़ता। कत्ले ख़ता क्या है कि डेथ अकर्स बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट और फैक्ट विदाउट इंटेंशन टू किल और हार्म। इसमें ना मारने की इंटेंशन थी ना नुकसान पहुँचाने की इंटेंशन थी, बिल्कुल गलती से एक हो गया, ठीक है। कत्ले ख़ता। कत्ले भी सबब है कि विदाउट इंटेंशन टू कॉज हार्म और डेथ बट डेथ अकर्स ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एन अनलॉफुल एक्ट, कि इसमें भी मारने की या फिर नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन नहीं थी, लेकिन आपका कोई ऐसा काम था, कोई अनलॉफुल एक्ट था कि जिसकी वजह से डेथ हो गई। अब ना इसकी एक गूगल पे मैं चेक करी थी तो कत्ले भी सबब में ना उसकी एक ये भी एग्जांपल दी हुई थी कि रोड पे ना आपने कोई गड़ा वगैरह बनाया है, लाइक आप सपोज़ अपनी गली में आप कोई पाइप वगैरह अपने घर का डाल रहे हो, तो उसकी वजह से आपने वो रोड के ऊपर ना खुदाई की हुई है, अब उसके अंदर कोई गिर के मर जाए, किसी की डेथ हो जाए, तो वो कत्ले बिस्सबब में आ सकता है। कोई बच्चा था वो खेलता, वो उसमें गिर गया या क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो वो आ सकता है कत्ले बिस्सबब में। इसकी गूगल पे इसकी ना एक सिंपल सी एग्जांपल दी हुई थी, कत्ले बिस्सबब। आई होप ये सारी क्लियर होंगे। कत्ले अमद, कत्ले शबीह अमद, कत्ले ख़ता, कत्ले बिस्सबब। जानबूझ के मारा किसी को, उसका कत्ल किया, इसमें कत्ल करने की इंटेंशन नहीं थी, नुकसान पहुंचाने की थी, लेकिन उसका कत्ल हो गया। कत्ले ख़ता ना नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे ना फिर मारना चाह रहे थे, लेकिन गलती से किसी की डेथ हो गई। कत्ले बिस्सबब आपके कोई अनलॉफुल एक्ट की वजह से किसी की डेथ हो गई, आप लेकिन आपकी इंटेंशन नहीं थी किसी को हार्म करना या किसी की डेथ कॉज करना। उसके बाद है टाइप्स ऑफ शजा। शजा क्या था? मैंने बताया था कि कोई भी ऐसा हर्ट जो कि इतलाफ़ उसी इतलाफ़ सलाहियत उसके ज़मरे में ना आए, लेकिन वो बॉडी में हो, हेड या फेस के ऊपर। उसके साथ क्या फर्दर डिटेल क्या थी कि उसकी वजह से कोई टेम्परेरी या परमानेंट इंजरी मार्क होना चाहिए। अब शजा के टाइप्स हैं खफीफ़ा, मदीहा, हाशिमा, मुनक्किला, अम्मा, दामेगा। तो इसको निमोनिक याद कर लें। इसका KMH क्या था, KM हमाद, कम हमाद, हाँ KMHMAD, तो इट प्रोनाउंस लाइक कम हमाद या हमाद आओ, तो वो KMHMAD। K फॉर खफीफ़ा, M फॉर मदीहा, H फॉर हाशिमा, M फॉर मुनक्किला, A फॉर अम्मा एंड D फॉर दामेगा। खफीफ़ा में क्या होता है कि हर्ट विदाउट एक्सपोजिंग बोन। इसमें मदीहा में होगा, अब इसमें सब में ना एक एक वो स्टेप है, मतलब इसमें बोन के एक्सपोजर नहीं हुआ था, इसमें बोन हो गया एक्सपोज लेकिन उसका फ्रैक्चर नहीं होगा, और इसमें फ्रैक्चर होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। इसमें फ्रैक्चर भी होगा साथ डिस्प्लेसमेंट भी होगी। तो सबसे पहले खफीफ़ा में क्या है कि खफीफ़ा वो थोड़ा उससे नहीं लग रहा कि वो खफीफ़ा छुपा हुआ टाइप, तो उससे याद रख लें कि हर्ट है लेकिन बोन छुपी हुई है, वो एक्सपोज नहीं हुई, ठीक है। खुफिया से, जैसे खुफिया है कोई चीज़ छुपी हुई है ना, तो उससे याद रख लें खफीफ़ा के हर्ट है विदाउट एक्सपोजिंग बोन, मतलब स्किन पे वो करेगा, एक्सटेंड करेगा, लेकिन बोन एक्सपोज नहीं हुई। मदीहा में क्या है कि एक्सपोजिंग ऑफ बोन विदाउट इट्स फ्रैक्चर, कि बोन का फ्रैक्चर नहीं हुआ लेकिन बोन एक्सपोज हो गई है। हाशिमा में है कि बोन का फ्रैक्चर भी हुआ है लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, फ्रैक्चर है डिस्प्लेसमेंट नहीं है। मुनक्किला को मुंतकिल से याद कर लें कि मुंतकिल एक जगह से दूसरी जगह जाने को बोलते हैं ना, तो इसमें फ्रैक्चर के साथ डिस्प्लेसमेंट भी हो गई। मुनक्किला है फ्रैक्चरिंग ऑफ बोन विद डिस्प्लेसमेंट। अम्मा का मतलब है बोन का फ्रैक्चर हुआ है और जो वूंड है ना वो ब्रेन की मेम्ब्रेन्स को टच कर रहा है। और दामेगा है कि बोन का फ्रैक्चर हुआ है, यानी हेड की बात हो रही है ना, स्कल का फ्रैक्चर हुआ है, और वो साथ साथ वो जो फ्रैक्चर है वो ब्रेन की मेम्ब्रेन्स को भी रप्चर कर रहा है। अम्मा में सिर्फ एक्सटेंड किया था, टच करा था ब्रेन की मेम्ब्रेन्स को, उनको रप्चर नहीं किया था। दामेगा में उसने रप्चर किया। तो ये सारे थे कम हमाद के खफीफ़ा, मदीहा, हाशिमा, मुनक्किला, अम्मा, दामेगा। उसके बाद हर्ट की डेफिनेशन ये ऐसे एज इट इज़ याद करनी। कॉजिंग ऑफ पेन, हार्म, डिजीज़, इंजरी, इम्पेयरमेंट, इन्फर्मिटी, डिसेबिलिटी और डिसमेम्बरिंग ऑफ एनी ऑफ ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड हर्ट। इसकी निमोनिक याद रख लें PhD I3D2 PhD, P फॉर पेन,
H फॉर हार्म, D फॉर डिजीज़, I 3 3 दफ़ा आई आएगा, इंजरी, इम्पेयरमेंट, इन्फर्मिटी और फिर D2 डिसेबिलिटी और डिसमेम्बरिंग। वैसे ये डी डिजीज़ वाला इधर आ रहा है लेकिन वो एक ना अच्छा बन जाता है PhD इकट्ठा, इसलिए इसको साथ लिखा है PhD I 3 D2। उसके बाद है टाइप्स ऑफ जुर में क्या है, जुर जायफ़ा सबसे पहले और जुर गैर जायफ़ा। जायफ़ा का मतलब है कि हर बॉडी कैविटी ऑफ जो ट्रंक में जो बॉडी कैविटीज़ हैं उन तक एक्सटेंड कर रहा है, और गैर जायफ़ा है जो कि जायफ़ा में नहीं आ रहा, मतलब वो जायफ़ा के ऑपोजिट या उसके अलावा। अगर बॉडी कैविटी ऑफ द ट्रंक को एक्सटेंड करेगा तो जायफ़ा होगा, और हर्ट नॉट अमाउंटिंग टू जायफ़ा इज़ नॉन एज गैर जायफ़ा। जुर गैर जायफ़ा ये एज इट इज़ ना आपके NRA में टेबल जो बना हुआ है बुक में, उसके वही वाला लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने नोट्स में। गैर जायफ़ा हो गया। और उसके बाद है दाम, इसकी आगे कौन कौन सी हैं ये लिखा था, जायफ़ा और गैर जायफ़ा JG, आगे है DBMMHM। तो यहाँ से बेसिकली ये जायफ़ा और गैर जायफ़ा तो वैसे ही याद रह जाएगी ना, तो यहाँ से इसको निकाल के बाकी बनता है DBMMHM, ठीक है। D फॉर दामिया बादिया मुनक्किल, दामिया बादिया मुतलाहिमा मदीहा हाशिमा मुनक्किला। दामिया का मतलब है कि स्किन रप्चर हो रही है और उसके साथ ब्लीडिंग हो रही है। बादिया में है कटिंग ऑफ फ्लैश विदाउट एक्सपोजिंग ऑफ द बोन। यहाँ पे भी हमने पढ़ा था ऊपर, नहीं वो ये नहीं था, सॉरी। अच्छा, बादिया में है कटिंग ऑफ फ्लैश विदाउट एक्सपोजिंग बोन, मुतलाहिमा में लेसरेशन ऑफ फ्लैश। अच्छा, ये ऑस्पी में ना क्वेश्चंस इस दफ़ा भी आए थे कि वो उसमें ना वूंड दिया होता है आपको फोरेंसिक ऑस्पी में, जो आपके फाइनल प्रॉफ में आएगी, तो उसके अंदर ना बताना होता है आपने कि क्या है वूंड की टाइप, तो आप बताते हैं लेसरेशन, तो उसमें नेक्स्ट लिखा होता है कि लेसरेशन ना अकॉर्डिंग टू हमारे जो लीगल मतलब लॉ के अकॉर्डिंग है, उसको हम किस चीज़ के अंदर उसको क्लासीफाई करेंगे, तो वो आती होती है मुतलाहिमा में, जुर मुतलाहिमा। एक तो वो पहले सबसे शजा और जुर्म से जुर्म में आती है, और आगे फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें, जायफ़ा गैर जायफ़ा बता के साथ आपने बताना है कि लेसरेशन ऑफ फ्लैश जो है वो स्पेसिफिकली किस में, मुतलाहिमा में। मदीहा के अंदर एक्सपोजिंग ऑफ बोन विदाउट फ्रैक्चर, ये ऊपर भी हमने पढ़ा था, मदीहा एक्सपोजिंग ऑफ बोन विदाउट इट्स फ्रैक्चर। उसके बाद आता है हाशिमा फ्रैक्चरिंग ऑफ बोन विदाउट डिस्प्लेसिंग इट, सेम ऊपर वाला। और फिर है मुनक्किला फ्रैक्चरिंग ऑफ बोन विद इट्स डिस्प्लेसमेंट, उसमें था मुनक्किला, ये वाला जो मदीहा हाशिमा मुनक्किला, सेम तीनों यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, मदीहा हाशिमा मुनक्किला। मदीहा में क्या होता है कि बोन एक्सपोज होती है, उसका फ्रैक्चर नहीं होता। हाशिमा में फ्रैक्चर होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। और मुनक्किला में मैंने क्या रखा था कि मुंतकिल से याद कर लें आप, तो उसमें बोन फ्रैक्चर भी होती है, साथ उसकी डिस्प्लेसमेंट भी होती है। सो ये 3 टाइप्स ऑफ जुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि कंडीशंस दैट आर नेसेसरी फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। एविडेंस क्या होता है, ये नेक्स्ट एक फर्दर क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको बताऊंगी। सिंपल वर्ड्स में आप कहें तो एविडेंस का मतलब होता है सबूत। अब वो कौन कौन सी कंडीशन है, वो कौन कौन सी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो एविडेंस में होने ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो एविडेंस रेलिवेंट होना चाहिए और कन्फाइंड टू द मैटर्स इन द इशू। जिस स्पेसिफिक केस में इशू के या फिर इशू के वजह के लिए हम एविडेंस सबूत पेश कर रहे हैं, उससे वो रेलिवेंट होना चाहिए और उससे कन्फाइंड होना चाहिए, जो मतलब कि वो टोटली रेलिवेंट हो। फिर हेयर से एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड। हेयर सुनना से कहना, सुनी सुनाई बातों पे सुनी सुनाई जो एविडेंस है उसको कोर्ट में एडमिट नहीं किया जाना। बेस्ट पॉसिबल एविडेंस शुड बी गिवन, कि जो बेस्ट पॉसिबल एविडेंस टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ एविडेंस है वो देनी चाहिए कोर्ट में। तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं कि एविडेंस रेलिवेंट होनी चाहिए, कन्फाइंड टू द मैटर होनी चाहिए, हेयर से नहीं होनी चाहिए और साथ बेस्ट पॉसिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट एक सिनेरियो था कि अ मैन वाज शॉट इन चेस्ट बाय अ रॉबर, ही वाज रश्ड टू अ हॉस्पिटल वेयर ही succumbed to injury. Before dying he narrated the incident to the attending doctor. What is the statement called? इस सारी स्टेटमेंट को कि एक आदमी उसको गोली लगी है सीने में, किसी चोर ने उसको गोली मारी है, उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया है, तो उसने ना मरने से पहले कुछ बात उसने बताई है अटेंडिंग डॉक्टर को। तो स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डाइंग डेक्लेरेशन। अच्छा, 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है डाइंग डेक्लेरेशन और एक होती है डाइंग डेपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको इसका नेक्स्ट डिफरेंस भी आएगा, मैं बताती हूँ। उसके अलावा ये प्रॉफ में, रिटन में और वाइवा में सब में पूछा जाता है। डाइंग डेपोजिशन क्या होती है, डाइंग डेक्लेरेशन क्या होती है। इसको सिंपल इजी वे में याद करने का लिए ना एक निमोनिक है कि जो मैंने जिसे याद किया हुआ था वो था डाइंग डेक्लेरेशन। डाइंग मतलब वर्ड डिक्लेयर करना, आप कहते हैं किसी चीज़ का ऐलान करना, कुछ बताना। तो उसे याद रखने कि डाइंग डिक्लेरेशन है कि कोई मतलब बंदा ना खुद ऐलान करके बता रहा है कि मैं मर रहा हूँ, ठीक है, अपने मैं किस तरह मर रहा हूँ, किस वजह से मर रहा हूँ, मतलब डाइंग इन पर्सन डिक्लेयर कर रहा है कुछ।
उससे याद रखना डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डेपोजिशन क्या होती है कि एक कोई पर्सन है, कोई विटनेस है बेसिकली, वो बहुत क्रिटिकली इल है, उसकी हालत नाजुक है, वो कोर्ट नहीं जा सकता। तो उस केस में क्या होता है कि जो कोर्ट है ना वो खुद उसके पास, जहाँ पे वो हॉस्पिटल में है, वो अपने घर में है, जिधर वो है, तो कोर्ट ना अपने सारी नेसेसरी अरेंजमेंट्स करके ना उसके पास जाती है और उसके पास जाके उसकी एविडेंस को बेसिकली रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगी डाइंग डेपोजिशन और डाइंग डिक्लेरेशन। इसका एक होप के थोड़ा मतलब समझ आ गया होगा। अब इस सिनेरियो में क्या था कि उसका बता दिया कि उसको इंजरी हुई है, एक पर्सन को रॉबर ने उसको गोली मार दी है। तो अब आपने नेक्स्ट बताना ये है कि इसने जो बात बताई है अपने डॉक्टर को, जैसे ये भी मैं नेक्स्ट बताती हूँ कि पुलिस या डॉक्टर इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो डिफरेंस में सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो उस चीज़ को बेसिकली क्या कहा गया है, तो उसको हम कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डाइंग डेपोजिशन। डाइंग डेपोजिशन क्या है? डाइंग डेपोजिशन इज द स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस हु इज सफरिंग फ्रॉम सीरियस इलनेस एंड इज़ अनएबल टू कम टू द कोर्ट ऑफ लॉ टू रिकॉर्ड हिज एविडेंस। जैसे मैंने पहले बताया था कि एक पर्सन है, वो किसी सीरियस बीमारी में है मुब्तला है, वो नहीं आ सकता कोर्ट में अपना एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए। तो उस केस में जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो उसके पास जाती है और ना जो जितनी भी कोई कंडीशंस है, कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी फुलफ़िल की जाती हैं एट द प्लेस वेयर पेशेंट इज़ लाइंग, हाउस या हॉस्पिटल। सारी नेसेसरी अरेंजमेंट्स की जाती हैं और जो वहाँ पे जाके ना उसको वो, ताकि वो अपनी ना क्या कहते हैं, अपना एविडेंस रिकॉर्ड कर सके, तो उसको हम कहते हैं डाइंग डेपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ़ाइन इस्काते हमल। अच्छा, मैं इसके साथ ना पहले